हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इसी मस्ती के साथ शुरू करते हैं क्लास 10th का पहला अध्याय, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले नए उत्पाद बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला जो होता है वो होता है अभिकारक। अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट, और दूसरा होता है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। अब देखेंगे अभिकारक किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, जबकि रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बना नया पदार्थ जो है उत्पाद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम का प्रतीक होता है Na और क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। अब इसको हम अणु के रूप में ले लेंगे, 2Na प्लस Cl2 गिव्स आउट बनेगा 2NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। अब देखेंगे कि सोडियम का गुण क्या है और क्लोरीन का गुण क्या है, दोनों के मिलने से जो नया पदार्थ बना है उसका गुण क्या है। तो जब भी कोई नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसका गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणधर्म से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे सोडियम जो है एक धातु है और क्लोरीन अधातु है। सोडियम वायु की ऑक्सीजन से और जल से बहुत तेज़ी के साथ क्रिया करती है। पानी से क्रिया करके यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन देती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, और इस ऊष्मा के निकलने से एक विस्फोट भी होता है और पानी में आग लग जाती है। मैजिशियन लोग इसी तरह से पानी में आग लगा देते हैं। और क्लोरीन जो होता है ये जहर होता है, कीटाणुओं को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर सोडियम को जुबान पर रख लें तो विस्फोट होगा, सारे दांत जो है बाहर छिटा जाएंगे। और क्लोरीन है जहर, अगर इसको पी लिया जाए तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो देखेंगे दोनों के रासायनिक अभिक्रिया से बन गया नमक, जिसको हम खाते हैं और इसके खाने से न कोई मरता है न कोई जलता है। तो इस प्रकार यह एक नया पदार्थ मिला, यानी कि एक जलाने वाला, एक मारने वाला, और दोनों मिल गए तो खाने वाला। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि नए गुणों वाले नए उत्पाद बनते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के संकेत क्या होते हैं, कैसे हम उनको पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला है रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन क्या होता है, तो देखेंगे रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक का रंग क्या है और नया पदार्थ जो उत्पाद बना है उसका रंग क्या है। तो रंग जो है बदलता है, तो समझ में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा जो है तापमान में परिवर्तन, यानी अभिकारक का तापमान क्या है और अभिक्रिया के बाद उत्पाद का तापमान क्या है। यदि तापमान में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यदि तापमान में कमी होती है तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस प्रकार इसका जिक्र आगे आएगा, तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे गैस का निकलना। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस निकलती है तो गैस के बुलबुले दिखाई दे सकते हैं, सनसनाहट सुनाई दे सकती है। जैसे मान लेते हैं Zn है प्लस H2SO4, इसकी रासायनिक अभिक्रिया से बनेगा ZnSO4 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, बाहर निकलेगी। तो यह गैस जो है वैसे रंगहीन होती है, लेकिन इसका हम पता लगा सकते हैं परीक्षण के द्वारा कि यह गैस निकल रही है, मतलब गैस का निकलना रासायनिक अभिक्रिया की पुष्टि करता है। अब आगे देखेंगे अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप कैसे बनता है, तो जैसे मान लीजिए एक परखनली लिए हैं, टेस्ट ट्यूब, और इसमें जो है आप चूना ले लिए हैं CaO, बाहर से इसमें आपने H2O यानी कि पानी को डाला है, तो चूना और पानी से रासायनिक अभिक्रिया होगा और यह उत्पाद में बदल जाएगा CaOH का होल ट्वाइज। इसको बोलते हैं बुझा चूना, बुझा चूना। अब देखेंगे
कि यह पानी में अविलेय होता है और थोड़ी देर रख देने पर नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। अब जो पानी है इसके ऊपर ऐसे दिखाई देगा, तो जो बैठ गया है वही जो है अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेप, अवक्षेप हमेशा अविलेय होते हैं, ये घुलते नहीं हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसको संक्षेप में पीपीटी कहा जाता है, अवक्षेप, प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप। अब देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, जैसे अभिकारक रिएक्टेंट है, यह मान लीजिए आपका ठोस है, सॉलिड है, और जो नया उत्पाद बना है यह मान लीजिए आपका गैस हो गया। तो इसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन हो गया तो परिवर्तन यह सूचना देता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, या बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन। तो ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने की विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखेंगे इसको हम शब्द समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर जल बनाया, पानी बनाया, तो ये शब्द समीकरण है। हालांकि शब्द समीकरण से बहुत कम सूचना मिल पाती है, इसीलिए हम रासायनिक समीकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H2 और ऑक्सीजन को हम O2 से दर्शाते हैं। अब दोनों मिल गए तो पानी बन गया, अब H2O बन गया। अब यह असंतुलित है, अब असंतुलित है तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो इधर देखेंगे कि इधर बाएं पक्ष में ऑक्सीजन 2 है और इधर एक ही ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से हम गुणा कर देंगे। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अब मामला यहाँ आके फंसेगा, तो हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको भी 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार यह बैलेंस हो गया। अब इसे जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आगे इसके हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो देखिए इधर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो देखेंगे जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे देखेंगे एग्जाम्पल लेंगे, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। तो यह समीकरण जो है असंतुलित समीकरण है। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो संतुलन की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे अच्छी और कक्षा 10th के बच्चों के लिए एक बताया जा रहा है। इसमें देखेंगे कि जिसको भी संतुलित करना है दोनों पक्षों को, ये है आपका अभिकारक, अभिकारक, और ये है उत्पाद। अब जो अभिकारक है ये बॉक्स विधि के द्वारा इनको बॉक्स में बंद कर दीजिए इस तरह से, और बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि बाएं पक्ष को देखेंगे और दाएं पक्ष को देखेंगे। तो दाएं पक्ष में आप देखेंगे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पर आप 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, तो इधर भी 2 से हम गुणा कर देंगे। इस प्रकार दोनों पक्ष जो है बैलेंस हो गए। तो आपको एक संतुलित रासायनिक समीकरण मिलेगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। अब यह समीकरण संतुलित हो गई। इसी प्रकार दूसरा एक समीकरण है, आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। इसको भी उसी तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिए दोनों ओर। बॉक्स में बंद करने के बाद इसमें अणु और परमाणुओं को देखेंगे संतुलित है कि नहीं है। अब यहाँ पर पहले वाले में देखेंगे कि यह जो है अब संतुलित हो गया है, समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। इधर देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, चलिए ठीक है अभी के लिए। और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है। तो इस एक ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे।
जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे। इस तरह से यह जो संतुलित रासायनिक समीकरण है यह अब संतुलित हो गई। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है वो अब संतुलित हो गई है। अब आगे देखेंगे, इसको फिर से एक बार लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। तो यह समीकरण अब संतुलित हो गई। अब प्रश्न ये है कि संतुलन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। तो देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो देखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कैसे। तो ये है आपका अभिकारक और ये रहा है आपका उत्पाद। अब दोनों पक्षों में जो है देखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करता है या नहीं करता है। तो देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन का एक परमाणु का भार जो है 1 होता है, तो यहाँ पर 2 से गुणा है तो 4 परमाणु हो गए। तो 4 परमाणु का भार हो गया 4, प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार होता है 16, तो 16 दूनी का 32 हो गया। अब 32 और ये 4 हो गया 36, यानी टोटल इधर अभिकारक का जो द्रव्यमान हो गया वो 36 हो गया। अब इधर देखेंगे, यहाँ भी आपका 4 हाइड्रोजन है प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी का 32। अब इस प्रकार यहाँ भी 36 हो गया, यानी कि दोनों तरफ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ जो है यह बराबर बराबर आ गया। इसका मतलब यह संतुलित हो गया। तो इस तरह से द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है यह समीकरण। फिर देखेंगे आगे, निश्चित अनुपात का नियम भी इसके पास है। तो निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी विधि से जल बना हो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात है सदैव 1:8 होना चाहिए। अब 1:8 होने के लिए इसको भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 4 हो गया और ऑक्सीजन आपका है 2, यानी कि 16 दूनी 32, तो ये हो गया 4:32। अब देखेंगे 4 करने 4 हो गया और 4 8 32, तो ये देखेंगे 1:8 हो गया इधर का अनुपात। इधर भी वही चेक कर लेंगे, तो यहाँ भी 4 है और ऑक्सीजन आपका है 32, तो 4 करने 4 4 8 32, तो ये हो गया 1:8। यानी दोनों पक्ष जो है एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है इधर निश्चित है। इस प्रकार हम लोग पढ़ लिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसको कैसे संतुलित करते हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आपका है संयोजन या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखेंगे क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेंगे। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि पानी, जब दोनों की आपस में रासायनिक क्रिया होती है तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बुझा चूना। ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना, ये है आपका जल। अब दोनों की क्रिया से बन गया बुझा चूना। तो इसमें देखेंगे कि 2 मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो यहाँ पर यह अभिक्रिया जो है संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाएगी। इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक यौगिक टूटकर
दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को गर्म करते हैं यानी कि बाहर से ऊष्मा देते हैं, तब यह बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसमें क्या होता है कि एक यौगिक दो सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है या टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अब देखेंगे अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। सबसे पहला आप देखेंगे कि तापीय अपघटन, यानी कि तापीय अपघटन का मतलब होता है कि ऊष्मा द्वारा यह अपघटित होगा, यानी ताप देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बाहर से ऊष्मा दिया गया है, तब यह टूटा है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रकार यह अभिक्रिया जो है तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा आपका है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें जो है विद्युत द्वारा अपघटन किया जाता है। किसका, तो किसी भी यौगिक का विद्युत अपघटन किया जा सकता है। यहाँ पर आपने लिया है जल। अब जल को जो है विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो आप देखेंगे कि यह अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो गया। हाइड्रोजन कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और ऑक्सीजन एनोड पर निक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रम को ही इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो आगे देखेंगे प्रकाशीय अपघटन क्या होता है, यानी कि प्रकाश के द्वारा जब अपघटन हो, बाहर से सूर्य का प्रकाश दिया जाए तब यह अपघटित होकर दो सरल पदार्थों में टूट जाता है। यहाँ पर देखेंगे यह आपका सिल्वर क्लोराइड है, जो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो ये दो प्रकार का हो गया, तीन प्रकार का, तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, तो इसमें देखेंगे कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तब ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह है आपका जिंक Zn और यह है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों रिएक्शन करके बनाते हैं ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनाता है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। इसमें देखेंगे कौन अधिक क्रियाशील है, तो जिंक जो है अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह अपने से कम क्रियाशील यानी कि हाइड्रोजन को उसके यौगिक से यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से यह हाइड्रोजन को हटा देगा, बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन बाहर निकल गया है और सल्फेट के साथ जिंक जुड़ गया है। तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण अपने से कम क्रियाशील तत्व यानी कि हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब यह भी दो प्रकार का हो सकता है, एक एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं ये एकल विस्थापन का है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब दो यौगिक के आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है, तब इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ आपका बेरियम क्लोराइड है और ये है सोडियम सल्फेट। अब इसमें जो है परस्पर आयनों की अदला बदली होगी। अब ऐसे मान लीजिए कि बेरियम जो है प्लस बनाता है और क्लोराइड जो आयन जो है माइनस बनाता है, उसी तरह से सोडियम प्लस बनाता है और सल्फेट माइनस बनाता है। तो इस पर दो प्लस चार्ज होते हैं और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि इस पर दो माइनस चार्ज होता है। तो इस तरह से प्लस माइनस से आपको केवल मतलब होना चाहिए, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ देखेंगे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इसका प्लस जो है इसके माइनस से जुड़ जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा। तो हमारा बनेगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बन गया, प्लस यहाँ पर बनेगा
Cl, NaCl। अब बैलेंस कर लेंगे तो कितना है, इधर 2 क्लोरीन है तो 2 NaCl कर लेंगे, 2 सोडियम है। तो इस प्रकार आयनों की अदला बदली हो गई। अब इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसके आगे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब इसके आगे की अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, या आधुनिक परिभाषा के अनुसार किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का दान ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ कॉपर लिया गया है और ऑक्सीजन के द्वारा इस कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखेंगे 2Cu + O2 और ये बना है 2CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इस तरह से किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कॉपर है तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है और जुड़कर बनाया है क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं अपचयन क्या कहलाता है। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, या आधुनिक परिभाषा के अनुसार किसी पदार्थ या किसी तत्व द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ पर है CuO + H2, बना क्या है आपका Cu + H2O। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है, निकल रही है। CuO में से ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन निकल के किसके साथ जा रहा है, तो H2 के साथ जा रहा है। तो किसी यौगिक से या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। देखेंगे यहाँ पर ये बन गया आपका Cu और ये बन गया जल यानी कि H2O। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान देंगे, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यह है आपका जिंक सॉलिड है और ये कॉपर सल्फेट है, यानी कि जिंक की छड़ को जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। तो यहाँ पर एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। बनेगा क्या आपका, तो ये बनेगा ZnSO4। ये है आपका एक्वस, जलीय कहते हैं एक्वस का मतलब, और ये बना लेगा आपका कॉपर। तो कॉपर हो गया सॉलिड। अब इसमें कैसे जानेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले जो सॉलिड है इधर और इधर इसको छोड़ देंगे और जो एक्वस है इसको तोड़ देंगे। तो चलिए, ये जिंक है तो जिंक सॉलिड को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस कॉपर सल्फेट को तोड़ देंगे। तो Cu पर ये बनाएगा +2 आयन, SO4 -2 आयन बनाएगा। तो ये एक्वस है, ये भी आपका एक्वस हो गया और ये भी एक्वस यानी कि जलीय हो गया, गिव्स आउट। अब ये एक्वस है तो इसको भी तोड़ देंगे। Zn क्या बनाएगा, 2+ चार्ज बनाएगा, प्लस SO4 क्या बनाएगा, -2 चार्ज बनाएगा। ये दोनों एक्वस हैं तो एक्वस लिख देंगे, यहाँ भी एक्वस लिख देंगे। तो इस तरह से, और सॉलिड जो है कॉपर है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इतना समझ में आ गया क्या करना है इसमें। तो जो सॉलिड है इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, छोड़ देंगे, और जो एक्वस है इसको तोड़ देंगे। तो तोड़े हैं तो देखिए कैसे टूटा है, कॉपर पर 2 धन चार्ज और SO4 पर 2 माइनस चार्ज। उसी तरह से जिंक पर 2 धन चार्ज हो गया, SO4 पर 2 माइनस चार्ज। इतना करने के बाद क्या करना है, इसके बाद दोनों पक्षों में, बायां पक्ष और दाएं पक्ष में जो समान आवेश होंगे उसको निरस्त कर देंगे। तो देखेंगे इधर भी SO4 है और इधर भी SO4 है, ये निरस्त हो गया, बाकी सब अलग अलग आयन है। तो ध्यान देंगे, अब निरस्त करने के बाद इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या है, Zn है, ये आपका सॉलिड है, प्लस Cu + 2 आयन है। इसके बाद SO4 निरस्त हो गया तो इसको छोड़ देंगे उसी तरह से। फिर इधर लिखेंगे Zn पर 2+ आयन है, प्लस
SO4 को कट गया है, छोड़ देंगे, कॉपर लिख देंगे, Cu सॉलिड हो गया, ये आपका एक्वस हो गया, ये आपका एक्वस हो गया, ये सॉलिड हो गया। अब यहाँ पर देखना है, जैसा कि पहले ही परिभाषा में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन का दान ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जिंक जो सॉलिड है ये 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है। तब 2 इलेक्ट्रॉनों का जिंक जो है दान कर रहा है, तो जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब कॉपर देखेंगे, कॉपर पहले से ही +2 आयन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है, तो ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो यह कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बना लिया है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है और ये कॉपर सॉलिड बना लिया है। तो ये हो गया आपका अपचयन, अपचयन। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का अपचयन हो रहा है। यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। तो ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, यानी इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखेंगे जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका मीथेन। मीथेन को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलती है, साथ में हीट यानी कि ऊष्मा भी निकलती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे देखेंगे इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में तापमान बढ़ता है और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है। अब आगे देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब बाहर से ऊष्मा दिया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस अभिक्रिया में आप देखेंगे कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्योंकि इसको बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है, तब यह अभिक्रिया स्टार्ट होती है। तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा अवशोषण के साथ होती हैं और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनके होने से ऊष्मा बाहर उत्सर्जित होती है। तो देखेंगे यहाँ पर इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहला विशेषता यह है कि ऊर्जा इसमें अवशोषित होती है और बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए। तो देखेंगे आगे संक्षारण क्या होता है। संक्षारण तो धातुओं का नमी की उपस्थिति में और ऑक्सीजन के द्वारा धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। अब धातु में कौन सी धातु है, तो जो सक्रिय धातुएं हैं, जैसे लोहे पर जंक लगना। लोहे पर जंक लगना यह जो है आपका संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। यह मंद गति से होने वाली अभिक्रिया है जो धीमी गति से धीरे धीरे होती है। इसमें आप देखेंगे कि ये लोहा है आयरन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करके जलीय फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको जंक या मूर्छा कहते हैं। इससे धातु जो है धीरे धीरे संक्षारित होकर नष्ट हो जाती है। अब धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे धातु जो है नष्ट होने से बच जाए। तो देखेंगे सबसे पहला है रोकथाम के लिए धातु की सतह पर पेंट का लेप चढ़ा देना चाहिए। इससे जो है इसके ऊपर एक कोट तैयार हो जाता है और इसका ऑक्सीकरण रुक जाता है। दूसरा है आपका घरेलू उपाय ग्रीस लगाना। तो ग्रीस लगाने से भी एक लेयर बन जाती है जिससे उसका ऑक्सीकरण रुक जाता है। तीसरा है आपका गैल्वेनीकरण। इसमें क्या किया जाता है कि जो कम सक्रिय धातु होती है उसी के विलयन में
आयरन या लोहे को जो है डुबो के निकाल लेने पर उस लोहे के ऊपर उस अक्रिय जो है तत्व का एक कोट चढ़ जाता है, एक लेयर चढ़ जाता है, जिससे उसका ऑक्सीकरण रुक जाता है। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जिंक का कोटिंग किया जाता है, तो इसको जो है गैल्वेनीकरण या हिंदी में यशद लेपन कहते हैं। इस पर कई बार टिप्पणी भी पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यशद लेपन क्या है या गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। अगला है आपका मिश्र धातु बनाना। तो मिश्र धातु जो है क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे उस पर संक्षारण की क्रिया नहीं होती है। जैसे आप जानते होंगे पीतल जो है एक मिश्र धातु है। यह किसका किसका मिश्र धातु है, तो इसमें जिंक होता है प्लस कॉपर होता है। इन दोनों को आपस में मिक्स करके पीतल धातु बनाई जाती है। अब जो पीतल है यह इसका संक्षारण नहीं होगा। तो इस तरह से हम संक्षारण से बचने के कई सारे उपाय हैं, जिनको अपनाकर धातुओं को नष्ट होने से बचा सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का, विकृत गंधिता। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, विकृत का मतलब होता है खराब और गंधिता का मतलब गंध। तो इसको इंग्लिश में रैंसिडिटी कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि ये क्या होता है, तो वसा एवं तेलों का ऑक्सीकरण होकर खराब स्वाद एवं गंध उत्पन्न करना ही विकृत गंधिता कहलाता है। इसका उदाहरण आप देख लेंगे कि लंबे समय तक रखे चिप्स या नमकीन खराब हो जाते हैं, क्योंकि तेलों का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक अजीब स्वाद, खराब स्वाद और खराब गंध उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो खाने लायक नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में विकृत गंधिता से उसको बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे कि उस तेल या वसा का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन अक्रिय होता है, इसी वजह से उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। आगे देखेंगे वायुरोधी पैकिंग, यानी एयर टाइट कंटेनर जो है यूज़ करेंगे, जिसमें हवा न जा पाए, क्योंकि तेलों का ऑक्सीकरण होता है वायु की उपस्थिति में। तो इस प्रकार वायुरोधी पैकिंग कर देंगे। फिर नाइट्रोजन गैस भरना, जैसा कि बता दिए हैं अभी। फ्रीजिंग करना, यानी कि फ्रिज के अंदर पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है, उसके ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है। और लास्ट आपका है एंटीऑक्सीडेंट मिलाना। यह जो है ऐसा एजेंट होता है जो तेलों और वसाओं के ऑक्सीकरण को रोक देता है। एंटी का मतलब ये होता है विरोधी, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकरण को रोक देगा। एंटी ऑक्सीडेंट यानी कि यह विरोधी होता है और ऑक्सीकरण को रोक देगा। तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो इसी तरह के और वीडियो के लिए जो है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।